बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंज़ुल मदारस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अज़ीज़ तलबा तालबात, हमने वीडियो लेक्चर 1 जो चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने 19 चैप्टर्स के मुख्तलिफ लेक्चर्स में आपके साथ मिलकर बेसिक्स को सीखा और उसमें हमने बेसिक इस्तिलाहात से लेके सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस के पार्ट्स, अंग्रेज़ी और उर्दू फ़िक्रे की बनावट में क्या तब्दीली और क्या फ़र्क है, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को तफसील के साथ सीखा और साथ साथ हमने हर वीडियो लेक्चर के साथ मुख्तलिफ मशकों को हल करके उनको प्रैक्टिस भी किया। आज हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 तक जितने लेक्चर्स हमने किए हैं उनकी बेस के ऊपर एक मिक्स्ड एक्सरसाइज को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ तो हमें अंदाज़ा था कि शुरू में जिस चैप्टर के बारे में हमने मशक की कि ये सिर्फ नाउन के बारे में है, प्रोनाउन है, या बेसिक स्ट्रक्चर में है, या काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है, या ये एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, या कंजंक्शन है, या कोई और टेंसेस की शेप है, या पार्टिसिपल्स हैं, कौन सा, या मूड है, या मोड है, तो उसके बारे में हमें अंदाज़ा था, माइंड में फ्रेश सीखा हुआ होता था, लिहाजा हमारे सेंटेंस के हल करने के लिए, MCQs की टिकिंग के लिए हमें आसानी थी। जब बोर्ड का पेपर आप देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में जो आखिरी 5 सवाल हैं वो होते हैं कि आपने करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर करना है, और वहाँ पे मिक्स ग्रामर के कंपोनेंट्स के ऊपर वो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उन्हीं कैफियत को समझते हुए वो जो सेटअप है मैट्रिक के एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के ऑब्जेक्टिव पार्ट के आखिरी 5 का, तो उसको बेस के ऊपर हमने ये एक एक्सरसाइज पूरी आपके साथ सॉल्व करेंगे। कुछ हम पार्ट प्रपोजिशंस के सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो इसके बाद की एक्सरसाइज में, और बुक में इसके साथ आप देखेंगे कि 20, 21, 22, 24, 23, 24 और 25 एक्सरसाइजेज दी गई हैं। जिस तरह से हम पहली एक्सरसाइज को आज अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, बाकी एक्सरसाइजेज भी इसी पैटर्न पर सॉल्व की जाएंगी। ज़्यादा आज हम पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, बोर्ड की तरफ जाते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसका कौन सा आंसर है और ABCD में से, और वो क्यों है। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, कंस ग्रामर के ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स के सेक्शन में से चैप्टर 20 हमारा ग्रामर बेस्ड मिक्स्ड एक्सरसाइजेज रिव्यू ऑफ चैप्टर 1 to 19 पर बेस करता है। आइए इस एक्सरसाइज को, जो उसमें से पहली एक्सरसाइज है 20, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द मैन whom you were talking to at the meeting is my cousin। आगे क्वेश्चन है, द अंडरलाइंड वर्ड इज an। 4 चॉइसेस हैं। प्रोनाउन की कौन सी किस्म है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेफिनेट, रिलेटिव और पर्सनल। अब हमें प्रोनाउन की तमाम 10 काइंड्स जो हैं उनको ज़हन में लाना होगा, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और वो किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो ज़रा देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है इसका माना इशारा है, तो इशारा करने वाले होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। तो अगर वैसे होते तो हम इसको कह लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। डेफिनेट जो है जो कंक्रीट ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, और श्योर वही होते हैं जो हों, मसलन तमाम फिगर्स जो हैं वो डेफिनेट हैं। रिलेटिव्स हैं जो रिलेशनशिप और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, और पर्सनल है जो अशख़ास के लिए या चीज़ों के लिए मखसूस हैं। इनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो लिहाजा अब हम सेंटेंस को देखते हैं। द मैन whom you were talking, आदमी जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो whom जो है ये हमें बता रहा है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है मैन का और you के दरमियान गुफ्तगू के लिए, और इस तरह से ये एक क्लास जो whom के बाद इस्तेमाल हुई है, और ये whom यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन इसका
एंटीसीडेंट है जिसकी तरफ ये इशारा करता है और ये रिलेटिव क्लॉज है। ज़्यादा हमारा आंसर होगा इसमें से सी आंसर, जिसने इस रिलेशनशिप को जाहिर किया जो मैन और गुफ्तगू करने वाले के दरमियान एक ताल्लुक गुफ्तगू के दरमियान जाहिर होता है। सेंटेंस नंबर 2 में देखिए, समवन एट माई कुकीज़, द अंडरलाइंड वर्ड इज एन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की काइंड में से बताना है कौन सी काइंड है। यहाँ आप देखेंगे कि चॉइस दिया हुआ है पर्सनल, देन रिलेटिव, देन इंडेफिनिट एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव। हमने देखा कि माई है मेरा या मेरी, तो यहाँ पे ये ताल्लुक ज़ाहिर कर रहा है फर्स्ट पर्सन की, ये पॉजेसिव हालत है, लिहाजा यहाँ ये पर्सनल है, इसमें कोई गुंजाइश और हो नहीं सकती, ये पर्सनल है। लिहाजा आप आंसर में देखेंगे करेक्ट आंसर इज आंसर ए। देन नंबर 3, आर आर्मी इज वेरी ब्रेव, द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कोलेक्टिव नाउन एंड कंक्रीट नाउन। अब आपने यहाँ पे आपको नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि नाउन की काइंड में से ये आर्मी किस काइंड की वर्ड है। आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्शन है, जो कोई क्वालिटी है या एक्शन है या स्किल है, और मटीरियल है जिससे और चीज़ें बनती हैं, कलेक्टिव है जो बहुत सी चीज़ों को एक इज्तिमाई तौर पर एक वर्ड बनाया जाता है, और कंक्रीट ठोस चीज़ों के बारे में है। तो लिहाजा हम इसके जब आर्मी को देखते हैं तो ये सोल्जर से मिलकर बनती है, लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन ही है डेफिनेटली, और आंसर है सी। सेंटेंस नंबर 4, वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। The underlined part of the sentence is word is as is a and कौन सा है। अब देखना यह है we felt, हमने महसूस किया, टेंस यहाँ मुकम्मल हो गया, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट जिसे कहते हैं, और इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। द प्लेन शेकिंग, ये शेक वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगा। अब यहाँ पे जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो यहाँ ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है और या ये जैरेंड हो सकता है। ये दोनों ऐसे हैं जिसके साथ आईएनजी और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये इन दोनों में से कौन सा। जब हम चॉइस देखते हैं जैरेंड, इन्फिनेटिव, वर्ब और पार्टिसिपल, तो ये बी और सी चॉइस तो आउट हो गए। अब देखना यह है कि ये जैरेंड है या पार्टिसिपल है। याद रखिएगा जब पार्टिसिपल के तौर पे यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे आईएनजी की फॉर्म लगती है तो उससे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा कंटिन्यूअस टेंस में आता है, इज शेकिंग, वॉज शेकिंग, विल बी शेकिंग, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, हैज़ बिन शेकिंग, हैव बिन शेकिंग। तो यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये हिलता हुआ, ये हिलता हुआ यहाँ इसका माना है शेक करता हुआ यानी हिलता हुआ, चकोले खाता हुआ, तो इसलिए यहाँ हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। ज़्यादा हमारा चॉइस ए है एंड दैट इज़ द जेरेंड और आंसर इज ए। तो आपने अंदाज़ा लगा कि आप क्यों इसको आपने पार्टिसिपल क्यों नहीं कहा या वर्ब क्यों नहीं कहा। बेसिकली है तो वर्ब के साथ आईएनजी का लगना, लेकिन देखना यह है कि फ़िक्रे के अंदर इस वक्त ये कैसे इस्तेमाल हुआ। तो वर्ब के साथ जब आईएनजी लगे तो वो दो चीज़ें में से एक होता है, या तो वो जेरेंड होता है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ ये पार्टिसिपल नहीं है इसलिए ये जेरेंड है, क्योंकि ये जेरेंड जो है ये इस प्लान के हिलने को यहाँ पे जाहिर कर रहा है। नंबर 5, आई शैल इनवाइट यू टू टी, विच टेंस इज इट। अब पूरा सेंटेंस हमने पढ़ना है। आई शैल इनवाइट यू टू टी, मैं आपको चाय पर मदऊ करूँगा या करूँगी, तो ये कौन सा टेंस है।
अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे वर्ब है इनवाइट, पहली फॉर्म है, ओके, पहली फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है, हम देखते हैं, तो एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल है। जब शैल या वेल फिक्रे में आए और उसके बाद पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। तो फ्यूचर के लिए शैल वेल का इस्तेमाल होता है, साथ पहली फॉर्म आने की सूरत में इंडेफिनिट हो जाता है। अब हमारे पास चॉइस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट कंटिन्यूस। तो हमने देख लिया कि इसके साथ शैल लगा हुआ है, इसलिए कोई और स्कोप नहीं हो सकता सिवाय इसके कि ये फ्यूचर टेंस है। चूँकि इंडेफिनिट का नहीं पूछा गया, एक ही फ्यूचर है तो लिहाजा ये फ्यूचर टेंस है। नंबर 6, दे हैड ऑलरेडी लिव्ड इन दिस हाउस, वो इस घर में पहले ही रह चुके हैं। विच टेंस इज दिस, अब टेंस की फिर एक दफ़ा पहचान करनी है। फाइल दे है, दे के साथ हैड, ऑलरेडी और लिव्ड इस्तेमाल हुआ, और यहाँ आप देखते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुई। वर्ब की तीसरी फॉर्म जब इस्तेमाल होती है तो एक्टिव वॉइस में ये परफेक्ट टेंसेस होते हैं। परफेक्ट टेंसेस में अब हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड है, ये पास्ट है, लिहाजा ये हैड ऑलरेडी, इसमें एडवर्बियल है। हैड और लिव्ड ने मिलकर हमें बताया कि ये, अब चॉइस देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि आईएनजी आनी चाहिए थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि इसमें भी आईएनजी आना चाहिए था। लिहाजा हमारा चॉइस है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि ये सिंगल क्लॉज है, इसलिए इसमें एडवर्बियल का काम ऑलरेडी ने दिया और टेंस मुकम्मल हो गया। लिहाजा इसमें हमारे लिए हैड लिव्ड ने बताया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नंबर 7, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस, आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन ऑफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये सवालिया फिक्र है और पूछा जा रहा है कि ये किसकी किताब है। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन, कौन सा वर्ड है। अब हमने देखा चॉइस है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो पर्सनल है ये फर्स्ट पर्सन में आई हुई है या उससे रिलेटेड आगे उसकी कहें, और सेकंड में यू है और थर्ड में ही, शी, इट वगैरह, तो इसका मतलब है ये पर्सनल नहीं है। और रिलेटिव में हुज हो सकता था, इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव में नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के साथ सेल्फ आता है। अब हमने देखना है कि ये बी और सी में से कौन सा है, क्योंकि दोनों के अंडर ये वर्ड फॉल करता है, लेकिन दोनों की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। क्योंकि जब रिलेटिव हो तो वो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, और जब इंट्रोगेटिव हो तो सवाल को लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सवाल के लिए इस्तेमाल हुआ, ये किसकी है पूछा जा रहा है, मलकियत के बारे में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी मौजूद है। लिहाजा इसका आंसर है कि ये इंट्रोगेटिव है, आंसर है सी। आप देख रहे हैं कि इसका आंसर सी है। तो इस तरह से पहले सेट में इसमें पेज के ऊपर 7 स्टेटमेंट थी, MCQ दिए हुए थे, और आपके साथ मैंने इनको हल किया। अब आपको अच्छी तरह से अजबर हो गया होगा कि ये हुम था तो रिलेटिव है, ताल्लुक़ ज़ाहिर कीजिए। आप देखिए यहाँ हुम है तो ये एंटीसीडेंट का ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ हुज जो है ये ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं कर रहा, क्वेश्चन कर रहा है। इसलिए इन दोनों में फ़र्क है कि ये यहाँ पे रिलेटिव है और हुज यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। फिर हमने नंबर 2 में देखा माई, तो माई श्योर फर्स्ट पर्सन है और रिलेटिव है। आर्मी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत से सोल्जर से मिलके बनता है, तो इसलिए ये कलेक्टिव सी चॉइस था। यहाँ हमने शेकिंग देखा तो ये चॉइस था कि ये जेरेंड है, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के साथ हमेशा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, लेकिन है नहीं क्योंकि टेंस पहले ही मुकम्मल हो चुका है, इसलिए ये जेरेंड है। यहाँ हमने देखा कि इस सेंटेंस में शैल इस्तेमाल हुआ, लिहाजा ये फ्यूचर था। इसमें हैड और थर्ड फॉर्म हुई, ये पास्ट परफेक्ट है, और इसमें हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवालिया प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि जब मिक्स्ड एक्सरसाइजेज हों तो वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में
या सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टेटमेंट और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। सलमान enjoys playing tennis. The underlined part of sentence is an gerund, participle, verb, infinitive. तो सलमान enjoys, यहाँ आप देख रहे हैं enjoys के साथ मुकम्मल हो गया और टेंस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो प्लेइंग टेनिस आ गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टेंस हमारा enjoy से मुकम्मल हो गया था, सलमान enjoys। अब यहाँ पे है प्लेइंग, जब हम प्लेइंग इस्तेमाल किया तो आगे टेनिस है, तो टेनिस यहाँ पे खेल का नाम है जो टेनिस बॉल से खेलते हैं, और ये यहाँ पे नाउन के तौर पे ये जो हमारा जेरंड है ये एज एडजेक्टिव सिफ्थ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा ये इम्कानात में था कि ये जेरंड है या पार्टिसिपल है। लिहाजा हमने एक और सेंटेंस में इससे पहले भी वजाहत की कि यहाँ तो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए ये पार्टिसिपल नहीं हो सकता, ये यकीनन जेरंड है जो सिफ्त के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ, और आप देख रहे हैं यहाँ आंसर ए है। I had left the house. It is a dash sentence. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे ये क्वेश्चन है। I had left the house, मैं घर छोड़ चुका था। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव। आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव तो नहीं है, इसमें नॉट नहीं पाया जा रहा, ना नो लिखा हुआ है, ये नेगेटिव नहीं है। अब जब हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं तो इसके लिए आप पढ़ चुके हैं कि इसके लिए दो क्लासेस का होना ज़रूरी है। अगर दो क्लासेस में से एक जो है वो मेन क्लास है और दूसरी सबॉर्डिनेट है, मातहत है, तो कॉम्प्लेक्स होगा, जो डिपेंड करती है पहली क्लास के ऊपर। और अगर दोनों इक्वल क्लासेस हैं तो वह कंपाउंड होगा। लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि एक ही क्लास है, कोई दूसरी क्लास नहीं है, तो एक क्लास के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अर्थात मैंने आपसे वजाहत कर दी कि ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव क्यों नहीं है और ये सिंपल क्यों है, क्योंकि एक क्लास के ऊपर ये मुहित है, इसलिए इसका आंसर ए है। नंबर 10, he decided their case with equity and justice. He decided their case, उसने उनके केस का फैसला बराबरी और इंसाफ के ऊपर किया। The underlined word is an. अब फैसला करना है सोचकर कि ये वर्ड इन 4 चॉइसेस में से किस कैटेगरी में है। कंक्रीट नाउन, कोलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। और यहाँ पे इक्विटी एक ऐसा नाउन है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये क्वालिटी है, लिहाजा जो क्वालिटी हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख रहे हैं यहाँ पे सी है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 11, हाउ लॉन्ग डैश या ब्लैंक you been working in this garden. अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग, यू से पहले हैज़ होगा, हाउ लॉन्ग हैज़ यू, या हाउ लॉन्ग हैव यू, या हाउ लॉन्ग विल यू, या हाउ लॉन्ग आर यू। जब बिन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे इसके अंदर, जब बिन इस्तेमाल हुआ और आईएनजी लगी, बिन और आईएनजी ये तकाजा कर रही है कि यहाँ पे हमारे विल और आर नहीं आ सकता, विल और आर नहीं आ सकता, ज़्यादा हमें हैज़ या हैव में से इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा चॉइस करेक्ट है। तो ये फाइल हमारा इसमें यू है, यू के साथ हैज़ नहीं आता, हैव इस्तेमाल होता है। द आंसर इज बी, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन हियर। तो यहाँ आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इज आंसर बी। नंबर 12, they invited us to their home yesterday. They invited us, उन्होंने मदऊ हमें किया
टू देयर होम, अपने घर पे, यस्टरडे, गुज़श्ता कल। तो गुज़श्ता कल उन्होंने हमें अपने घर में मदऊ किया। व्हाट टाइप ऑफ टेंस इज़ इट, कौन सा टेंस है इस फिक्रे के अंदर। आप देख रहे हैं दे है फाइल, फिर उसके बाद इनवाइटेड वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर आगे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, और आगे एडवर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप ज़रा सोच कर बताएं कि कौन सा होगा। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। हैज़, हैव, ये थर्ड फॉर्म, वहाँ हैज़ हैव नहीं है। इनवाइट की दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी होती है, इनवाइटेड, इनवाइटेड। लिहाजा अभी हम फॉर्म का फैसला बाद में करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि यस्टरडे आया हुआ है। यस्टरडे में रोक रहा है कि हम वहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट न कहें। और दूसरा ये कि यहाँ चूँकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसलिए उसका इम्कान ही पैदा नहीं होता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर इसकी हैड, बिन और आईएनजी। हैड बिन और आईएनजी, यहाँ ना हैड है, ना बिन है, ना आईएनजी है, ज़्यादा ये भी नहीं है। पास्ट परफेक्ट में हमने किसी पिछले सबक में इसकी फेज में देखा कि पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है, यहाँ वो भी नहीं है। तो यहाँ पे दे के साथ यानी फाइल का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यकीनन पास्ट इंडेफिनिट की है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर इज आंसर ए। आपका जवाब दुरुस्त है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ए न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट बाय देम, द एक्टिव वॉइस इज, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। अब देखना ये है कि ये चार चॉइसेस जो दिए गए हैं, 4 चॉइसेस ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है जो इसकी एक्टिव वॉइस है। अब आपको टेंसेज में एक्टिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को ज़हन में लाना होगा। न्यू कंप्यूटर वॉज बॉट, ये देखिए कैसे फ्रेम हुआ है, वॉज बॉट, ये ऑब्जेक्ट था जो अब सब्जेक्टिव पोजीशन में है, न्यू कंप्यूटर। अब वॉज बॉट जब इस्तेमाल हो तो वॉज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो पहले हमने इसका रूल को पहचाना कि ये वॉज बॉट क्यों लगा है यहाँ पे। तो वॉज बॉट उस सेंटेंस में आता है जो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में वॉज हेल्पिंग वर्ब आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव में इस्तेमाल होती है, इसलिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब से पहचान करनी। तो जिसमें वॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये देखते हैं हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का चॉइस कौन सा है। दे बाय ए न्यू, बाय ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे हैव बॉट लगा, प्रेजेंट परफेक्ट है। दे हैड बॉट, हैड और थर्ड फॉर्म लगी, पास्ट परफेक्ट है। दे बॉट ए न्यू कंप्यूटर, दे सब्जेक्ट एंड देन सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो गोया हमारा चॉइस जो है ये बी चॉइस है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम वाज और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चॉइस इसका बी है। अब देख रहे हैं आंसर बी इज करेक्ट। देन नंबर 14, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेल and make it much further in the years to come with my college education. The meaning of the underlined words are. अब इस वर्ड अंडरलाइन को हमने देखना है कि मीनिंग्स क्या होंगे, मीनिंग्स क्या होंगे। अब हमें ये भी हो सकता है कि पहले ही हमारे इल्म में हो वोकैबुलरी आइटम, और ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि ना हो। अब हम देखते हैं कि अगर हमें नहीं आता तो फिर हम क्या करें, ज़रा गौर करते हैं। आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल, मैं एक्सेल करने के लिए तैयार हूँ। अब अभी सोचते हैं कि एक्सेल क्या है। एंड मेक इट मच फर्दर बहुत आगे, इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में। और मैं इस बात को आने वाले सालों में बहुत आगे ले जाना, बहुत तरक्की देना चाहता हूँ विद माई कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज की तालीम हासिल करके। अब इसका मतलब है कि आई जो है फाइल, वो सोच रहा है कि मैं तैयार हूँ
जो काम इस वक्त मेरा स्टेटस है, पोजीशन है, इल्म है या कोई और काम है, वो जिस हालत में है, आने वाले सालों में मैं कॉलेज की एजुकेशन हासिल करूँगा और उसके बाद इसको बहुत तरक्की दूंगा, आगे ले जाऊंगा। ये फ़िक्रे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसमें से एक्सेल का क्या रोल है, आइए देखते हैं। इसका मतलब ए है हाई, बी है टू बी एक्सट्रीमली वेल, सी है एक्साइटेड और डी है एग्जाल्टिंग। अब हमने देखना यह है कि इसमें वो कहता है मैंने बहुत आगे बढ़ना है, तो बहुत आगे बढ़ने के लिए हाई ज़रा कम रह गया है। टू डू एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही अच्छा करना है, बहुत ही मेहनत करनी है कॉलेज की तालीम हासिल करके, तो इसलिए इसका चॉइस है वो बी है, जिसमें वो एक अपना माइंड मेकिंग कर रहा है, अपना जहन बना रहा है, नीयत बांध रहा है कि मैंने आइंदा सालों में कॉलेज की तालीम हासिल करके बहुत मेहनत करनी है, जिससे मैं बहुत प्रोग्रेस करूं। तो एक्सेल प्रोग्रेस के मानों में, एक्सट्रीम प्रोग्रेस के मानों में आता है, इसलिए टू डू एक्सट्रीमली वेल इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा। आइए देखते हैं 15 में। द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट। कमरा भरा हुआ था, मेरे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। इट इज़ अ डैश सेंटेंस। ये कौन सा फिक्र है? क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या इम्पेरेटिव है? इससे पहले हमने, आप देख रहे थे, एक जगह पे डिस्कस किया था पिछली एक इसमें 9 में कि आई हैड लेफ्ट द हाउस। ये सिंपल सेंटेंस था, ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव नहीं। मैंने डिस्कस किया था कि ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है ये वाला। तो जो बात मैंने यहाँ आपसे डिस्कस की उसको ज़रा जहन में लेकर आएँ और उसी को अप्लाई करें इस सेंटेंस के अंदर जो हम यहाँ पे 15 में देख रहे हैं। द रूम वाज फुल, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं एक पार्ट है। आई हैड नो प्लेस टू सिट, मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। फुल था, कोई सीट खाली नहीं थी, बैठने का कोई मकान नहीं था। ये एक दूसरा पार्ट है। दोनों पार्ट आपस में सो से मिले हुए हैं। ये एक पार्ट, या दूसरा पार्ट, कोई पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। जब कोई पार्ट डिपेंडेंट ना हो तो फिर उसका आंसर भी आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें दो क्लासेस थी और दोनों क्लासेस आपस में सो से मिली हुई हैं। ज़्यादा हमने कैटेगोरिकली, मैथमेटिकली ये बात सॉल्व की कि जब फिक्रे में दो क्लासेस हों, दोनों इंडिपेंडेंट हों और किसी एक कंजंक्शन के ज़रिए से, कनेक्टर के ज़रिए से मिले, तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। 16 Will someone be here to open the door? Will someone be here? क्या कोई यहाँ होगा? क्वेश्चन है। To open the door, दरवाज़ा खोलने के लिए। The underlined part of sentence is, अब to open को अंडरलाइन किया गया है। हमने देखना है कि ये to open के बारे में क्या पूछा गया है। क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्या ये जेरेंड फ्रेज है, क्या ये इन्फिनेटिव है और क्या ये जेरेंड है। तो हमने जेरेंड को पहले डिस्कस किया हुआ है कि उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल होती है। तो ये जेरेंड, इसके साथ आईएनजी नहीं है, लिहाजा ये बी और डी चॉइस नहीं है। अब हमें देख रहे हैं कि क्या ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो क्या ये इन्फिनेटिव है। तो याद रखिएगा, जब टू और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो ये इन्फिनेटिव होता है। टू और वर्ब की पहली फॉर्म, इसे उर्दू में मस्दर कहते हैं। तो ये मस्दर जो है ये इन्फिनेटिव है और इसलिए आपका आंसर दुरुस्त जो वो सी है, दैट इज द इन्फिनेटिव। 17 नंबर में आप देखेंगे शी विल बी हैविंग डिनर बाय नाउ, विच टेंस इज दिस। अब आप देखेंगे कि विल भी इस्तेमाल हुआ, बी भी और हैविंग भी इस्तेमाल हुआ, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें विल शैल इस्तेमाल हो, बी हो और वर्ब की पहली फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आए, वो कौन सा टेंस होता है। चॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, सिंपल फ्यूचर।
आप देखें अगर सिंपल फ्यूचर होता तो फिर बी भी ना होता और यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म होती, जैसे शी विल हैव। ऐसा नहीं है, ये चॉइस नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में विल नहीं होता, वहाँ एज एम आर होता है, लिहाजा ये भी नहीं है। क्या ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और आईएनजी होती है, या वाज भी नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल, शैल, बी और बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, लिहाजा यकीनन ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फिक्र है और यही इसका आप देखेंगे सी आंसर है इसका। नंबर 18, आई नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाहौर। मैं लाहौरी हूँ और मुझे लाहौर का हर जगह का पता है। ईच एंड एवरी कॉर्नर, हर जगह के बारे में मुझे इल्म है। इट इज़ डैश सेंटेंस, कौन सी किस्म? सिंपल, इंट्रोगेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, सवालिया निशान भी नहीं है और हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में भी नहीं है, या लिहाजा ये है नहीं। अब हमें देखना है कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, क्या इसकी क्लासेस एक से ज़्यादा हैं? आई नो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाहौर एक ही क्लास है, लिहाजा ये दोनों भी नहीं है और इसका आंसर है ए, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस। 19, ही स्पीक साइलेंटली, द अंडरलाइंड वर्ड इज। अब हमने देखना है ये वर्ड क्या है। आप देख रहे हैं कि साइलेंटली स्पीक को एक्सप्लेन करता है, और जो वर्ड किसी वर्ब को एक्सप्लेन करे, क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसे एडवर्ब कहते हैं। और आप देख रहे हैं तकरीबन तमाम एल वाई वाले वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब ये साइलेंटली, ये तो डिसाइड हो गया कि ये एडवर्ब है। अब पूछा ये जा रहा है कि ये एडवर्ब की कौन सी काइंड है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, या एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अगर इसमें वक्त का जिक्र हो तो फिर टाइम का है, वक्त नहीं है, ज़्यादा ये चॉइस नहीं है। प्लेस, किसी जगह का जिक्र हो, नहीं है, प्लेस भी नहीं है। क्वालिटी का, अच्छा बुरा, आहिस्ता तेज का जिक्र हो, नहीं है। मैनर है कि किस तरह से उसने बोला, खामोशी से बोला, लिहाजा ये आंसर है एडवर्ब ऑफ मैनर। आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 20, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोले। द अंडरलाइन वर्ड इज। अब ये पूछा जा रहा है कि ये वर्ड नाउन है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब है, ये उसके आगे उसको क्वालिफाई नाउन कर रहा है, लिहाजा ये कंक्रीट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और प्लूरल नाउन है। तो आप जानते हैं कि वो तमाम इस्मा जो किसी क्वालिटी को ज़ाहिर करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं। इसलिए ट्रूथ जो है, जिसे हम लोग ट्रुथ बोलते हैं, आपने ट्रूथ कहना है, तो ये ट्रूथ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आंसर इज सी, एब्स्ट्रैक्ट। तो अजीज़ तलबा तालबात, हमने ये एक्सरसाइज 20 को सॉल्व किया है, जिसमें 20 स्टेटमेंट्स थी, हर एक के साथ MCQ थे और ये मिक्स्ड एक्सरसाइज थी, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 19 के दरमियान में जितने अहम पॉइंट्स आए थे उनको हमने 1 बाय 1 सीखा, सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया। लेकिन इस वक्त आज हम मिक्स्ड एक्सरसाइज के ऊपर थे, जिसमें इंडिकेटर नहीं था कि ये कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो डिस्कस हो रहा है या काइंड ऑफ सेंटेंस ही सिर्फ डिस्कस हो रहा है, हर चीज़ें मिक्स थी। ज़्यादा आपने यहाँ पे देखा कि आपको इस तरह की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ग्रामर के वो तमाम आइडेंटिफिकेशंस जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हैं या सेंटेंस की बेस और स्ट्रक्चर के बारे में है, वो जहन में रखनी होंगी ताकि आप सेंटेंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है उसका आखिरी पार्ट है, जो 5 सेंटेंसेस के ऊपर, जो 15, 16, 17, 18 और 19 के ऊपर है।
तो ये 5 आखिरी जो क्वेश्चन हैं ये एक एक नंबर के हैं और दुरुस्त आंसर पे 1 नंबर यानी 5 नंबर आप हासिल पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा इसी सेगमेंट में पार्ट ऑफ स्पीच में से एक है जिसे प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन आप जानते ही हैं कि ऐसे अल्फाज हैं जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। इसको अलग से भी हमने डिटेल से पढ़ा था, लेकिन आज हम फिर एक दफ़ा उसमें से एक्सरसाइज में से चंद एक सेंटेंसेस को आपके साथ हल करते हैं ताकि उसकी रिवीजन भी हो जाए और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस में किसी तरह की कमी ना हो। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और प्रेपोजिशन पर मुहित चंद सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23 और 24 सब उसी पैटर्न पे थी जैसे हमने 20 को सॉल्व किया। अब हम इस एक्सरसाइज को जो सिंपल प्रेपोजिशन के ऊपर है सॉल्व करते हैं, चंद फिक्रे बाकी आप खुद कर लेंगे, आपने पहले से इसको सीखा हुआ है। द टीचर इज डैश द क्लासरूम। इन, इनटू, ऑनटू और ऑन। क्लासरूम जो है ये एक कमरा है जिसके अंदर तलबा भी हैं और उस्ताद भी है। तो अगर कोई शख्स या चीज़ ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट के या किसी चीज़ के अंदर हो तो उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये तीनों चॉइसेस इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे चॉइस ये है। अगर होता ना टीचर वेंट तो गया, तो फिर चल के बाहर से अंदर गया तो फिर बी चॉइस होता। क्योंकि ऐसा है नहीं, उसकी जो पहले से पोजीशन है उसके बारे में सवाल किया गया, इसलिए यहाँ पे इनटू की बजाय इन इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट नंबर 2, यू मस्ट हैव पिटी द पुअर। पिटी तरस खाने को कहते हैं, रहम खाना, हमदर्दी का इजहार करना। द पुअर पूरा बाप, पुअर के साथ अगर दा लग जाए तो जमा बन जाता है। मस्ट लाजमन हर सूरत में। तो आपको गरीब लोगों या गुरबा के साथ रहम या हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। तो अब आप चॉइस देखें, ऑफ, ऑन, फॉर और फ्रॉम। पिटी जब इस्तेमाल हो तो पिटी ऑफ नहीं होता, पिटी फॉर नहीं होता और पिटी फ्रॉम नहीं होता। लिहाजा हमारा दुरुस्त चॉइस है पिटी ऑन। तो पिटी ऑन आमतौर पर फ्रेज इस्तेमाल होती है टेक पिटी ऑन, तो ये यहाँ पे ऑन इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट इज ही वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। अक्यूज्ड इल्ज़ाम लगना, किसी ने उसको ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी कर दी कि उसने चोरी किया, अभी वो मुल्ज़िम है। तो मुल्ज़िम जब हो इल्ज़ाम लगे तो उसे अक्यूज्ड कहते हैं। और अक्यूज्ड के साथ चोरी का इल्ज़ाम के लिए पक्का ठक्का एक ही यानी एक ही प्रपोजिशन है और वो ऑफ की है, फ्राम विद और इन नहीं आ सकता। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे चॉइस हमारा बी है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ज़्यादा अक्यूज के साथ हमेशा ऑ भी लगेगा, जैसे पिटी के साथ ऑन लगेगा और किसी चीज़ का ऑलरेडी अंदर होने के लिए इन लगेगा। नंबर 4, आई वाज ग्रीव्ड डैश हिज लॉस। जब किसी चीज़ या लॉस के ऊपर सदमा हो, आप गमज़दा हो, तो फिर इन विद ऑफ इस्तेमाल नहीं होता। यकीनन इसके लिए एक ही प्रपोजिशन है और वो एट है। आई वॉज ग्रीव्ड एट, और आप देख रहे हैं चॉइस भी डी है, ग्रीव्ड एट। 5, ही डज नॉट केयर डैश मी। जब केयर इस्तेमाल हो, एहतियात करना, तो इसके लिए भी आपने वेवर नहीं करना, इधर उधर नहीं ज़हन दौड़ाना, बल्कि याद रखिएगा हमेशा केयर फॉर ही इस्तेमाल होता है। केयर फॉर, केयर के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। लिहाजा ही डज नॉट केयर डैश मी ऑफ, फॉर, अबाउट, फ्रॉम। अगरचे जी चाहता है अबाउट लिख दूँ मेरे बारे में, लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि केयर के साथ हमेशा फॉर इस्तेमाल होता है और यही आपका सही चॉइस है भी, केयर फॉर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपके लिए इस एक्सरसाइज में से रिवीजन के तौर पे 5 स्टेटमेंट्स को इनके साथ उनके एमसीक्यूज़ दिए हुए थे सॉल्व किया। इसमें जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं इसकी वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, इस तरह से आपने आज ये 2 एक्सरसाइजेज मेरे साथ सॉल्व की हैं।
एक में 20 सेंटेंसेस थे और एक में 5 थे। तो इस तरह से ये आपको एक गुड रिवीजन प्रैक्टिस हमने आज प्रोवाइड की है। नई चीज़ें नहीं सिखाई, बल्कि प्रीवियसली जो आपने सीखी थी उनको हमने आज एक मिक्सबिलिटी के तौर पे यहाँ पर प्रैक्टिस किया, ताकि आपकी लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग आउटकम भी बहुत अच्छा हो जाए और आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी अच्छी हो। रिवीजन में जब हम जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पिछली चीज़ों को रिकॉल करना, रिवाइज करना, अगर कोई चीज़ ज़हन से उतर गई है तो दोबारा से उसको रिफ़्रेश करना। तो आज का ये लेक्चर आपकी पिछले 19 चैप्टर्स की एक रिवीजन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप उसको एक दफ़ा रिवाइज करके रिफ़्रेश कर सकें। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, उसमें भी कुछ इसी तरह आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको कुछ दीगर रूल्स एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।